ठीक है, तो पहले एक बार फटाफट रूल्स रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल रूल है, उसको अप्लाई करना भी दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले एक बार रूल दोबारा से सुन लो। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है, देखो हमें जेड इफेक्टिव निकालना है। ठीक है, हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ लिया था क्या होता है, हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी समझ लिया था। बेटा पहले ये पिछला रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार, ठीक है, फटाफट सुन लो। बार बार नहीं बोलूंगा, बस एक बार बोलूंगा, क्योंकि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो एक बार बोलूंगा, सारे इधर ध्यान दो। देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। देखो तो सबसे पहले, ठीक है, तो मैं सबसे पहले रूल्स बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रूल क्या बताया था। ठीक है, ये लिखना नहीं है, जिन्होंने पिछले नोट्स बना लिए वो बस एक बार रूल को पढ़ ले। ठीक है, तो सबसे पहले रूल क्या था, देखो ये स्लेटर ने दिया था, स्लेटर ने बोला ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका रूल था, जैसे बोहर ने अपने रूल्स दिए थे तो हमें उसकी माननी पड़ी थी, उसके रूल है तो मानने पड़ेंगे। ठीक है, उसका रूल क्या कहता है कि हम क्या ग्रुपिंग कर देंगे, वहां पर क्या करते हैं, मेरे जो एस वाले ये जो सारे, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक तो सबसे पहली बात हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एन लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 4s फिल होता है पहले, लेकिन हम 3D लिखेंगे क्योंकि तुम्हें पता है अरेंजमेंट हम ऐसे ही करते हैं हमेशा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो डी होता है ना, डी बेचारा अकेला रह जाता है। अकेला कैसे रह जाता है, यहाँ पर एक ग्रुपिज्म हो जाता है। देखो 1s तो अपना हो गया, 2s 2p अपना हो गया, ठीक है, 3s 3p अपना हो गया, 3d बेचारा अलग रह जाता है, 4s 4p अलग, 4d अलग। ठीक है, अगर f भी होता है, f d के साथ रहता है। ठीक है बेटा, ये बेइज्जती नहीं हुई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही भर रहे हैं हम, बस वहां पर क्या कर रहे हैं, ये एस और पी दोस्ती नहीं भा लेते हैं, डी तुम्हें वैसे भी पता है डी थोड़ा अकेला ही रह जाता है हर जगह। ठीक है, तो डी अकेला रह जाता है, अगर एफ होता है एफ डी का साथ देता है। ठीक है, लेकिन एफ की जरूरत नहीं पड़ती, एफ के बारे में कोई पूछेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो उसमें ये वाला जो रूल होता है उससे सही आंसर्स नहीं आते। ठीक है, तो ये रूल 1 था। रूल 2 क्या था, ठीक है, ध्यान रखना ये ग्रुपिज्म के हिसाब से चलेंगे, मैं इसको एक ग्रुप मानूंगा अब। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ ना ये एक ग्रुप है, तो मतलब क्या होगा, मैं 2s 2p दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें ग्रुप का मतलब कुछ हो रहा है, ग्रुप का मतलब जैसे तुम अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हो ना, तो इनके ग्रुप्स है। ठीक है, तो रूल 2 क्या था, अगर मान लो एस और पी इलेक्ट्रॉन में है, फॉर एस और पी इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालना है शील्डिंग कांस्टेंट एस और पी इलेक्ट्रॉन में, तो मेरा सिग्मा क्या होता है, मेरा सिग्मा होता है 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस और एनपी। ठीक है, मतलब कितने एनएस और एनपी में, बेटा भी इसका जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं क्लियर हो जाएगा, बस मैं एक बार रूल रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, प्लस 85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 शेल। ठीक है, प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको ये ना बोलना सर ये वाला रूल समझ नहीं आया, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया इस पे। ठीक है, जब क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर हो जाएगा, अभी तो बस रूल लिखे है। लेकिन अगर डी के लिए होता है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरा सेकंड, 4d इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरा थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, वो क्या हो जाता है 0.35। ठीक है, 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल। ठीक है, उसी डी सबशेल की बात होगी। ठीक है, प्लस बाकी 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी रूल एक क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस रूल को जिसने नहीं लिखा हुआ तो वो लिख ले, मैं इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, वहां पे तुम्हारे साफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोलो। तो देखो मान लो 1s वाला, बेटा 1s के लिए एक्सेप्शन था बस, कि अगर हमें 1s के इलेक्ट्रॉन पे निकालना है तो मैं उसका क्या मानता हूं, जो सिग्मा होता है वो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 0.30 करता हूं। लेकिन ये बस इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, हीलियम के लिए लगता है। ठीक है, ये बस हीलियम के लिए लगता है, एक्सेप्शन नहीं है बेटा। जब हीलियम के लिए हम निकालेंगे ना, कि हमें हीलियम में पता है Z2 होता है, ठीक है, तो मेरा जब वहां पर यूज होता है वहां पर बस ये होता है। ठीक है, बाकी कहीं जगह इतना यूज नहीं होता ये। ठीक है, बस हीलियम के केस में होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, वहां क्लियर हो जाएगा, मतलब ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसी क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, Z इफेक्टिव ऑन 4p इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, वो हमेशा तुम्हें देगा कि मुझे कौन से इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, 4p पे निकालना है, 3d पे निकालना है, जिस पे भी निकालना है। ठीक है, तो वो गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो हम सबसे बाहर वाले पे अपने आप मान लेंगे। ठीक है, बाकी वो गिव देगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर देखो, अगर मुझे z निकालना है तो वो मेरा क्या होता है,
बेटा लिथियम वाला मैं इसलिए नहीं करवा रहा, सीधा हम डिफिकल्ट वाला कर लेते हैं, वहां पर अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, वो भी अभी कराऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सीधा डिफिकल्ट वाला करवा दिया, मतलब जो इसमें सारा समझने का एक बार में हो जाएगा एक क्वेश्चन। बेटा एक्सेप्शन कुछ नहीं, एक्सेप्शन हीलियम के केस में थी बस। ठीक है, वो भी एक्सेप्शन कुछ नहीं थी, उसका जो शील्डिंग कांस्टेंट होता है उसको हम 0.30 से मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, ये तो मैंने पिछली क्लास में करा देते तो रिवाइज करवाया बस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर रूल अप्लाई 1 करेंगे। ठीक है, रूल 1। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें रूल भी लिखवा दूंगा। ठीक है, ताकि आगे क्वेश्चन में हम फटाफट कर सके। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको क्या करना है, ऐसे लिख देना है। ठीक है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या होता है उसका, जेड क्या होता है, बोलो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, दोस्ती निभाते हैं एसपी। ठीक है, उनमें दोस्ती बहुत तगड़ी होती है। ठीक है, बोलो। ठीक है, कई बार हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, अपना सहूलियत के लिए बस। ठीक है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, जिनको लगता है ना वो क्या कर लेते हैं, उनको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ने दोस्ती निभा ली तो दोनों ने कंट्री जो थी उनकी अपनी बराबर इकट्ठी कर ली। ठीक है, ताकि तुम्हें काउंटिंग करने में दिक्कत ना आए, लेकिन ऐसा कंपल्शन नहीं है, तुम्हें लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो, ये ग्रुप इकन को मैंने सीधा ऐसे लिख दिया। ठीक है, तुम बार बार काउंट ना करने पड़े एक तरह से। ठीक है, अब मुझे अगर क्या, रूल 2 पे आ जाएंगे। अब देखो मुझे किस पे निकालना है, 4p पे निकालना है। ठीक है, 4p पे निकालना है, मतलब मेरे को क्या निकालना है, 4p इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फिर p इलेक्ट्रॉन के लिए मेरा रूल क्या होता है, यहां पर मैं तुम्हें रूल साथ साथ दोबारा से लिखवा रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन उस NS/Np में। ठीक है, प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N-1 शेल, प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे मैं तुम्हें दोबारा रूल लिखवा दिया ताकि तुम्हें रूल याद हो जाए। ठीक है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना अब इधर, यहां वाली बात समझ गए, तुम सारी समझ जाओगे। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ इसे देखो। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम ज्यादा 2 स्टेप में क्यों करें, पहले तो हमें यही लिखना पड़ेगा, तो हम इसी से समझेंगे। ठीक है, लेकिन समझ इसको ऐसे भी सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, 4p के इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। ठीक है, तो 4p के अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन पे निकालूंगा तो खुद बताओ बाकी मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, क्योंकि ये देखो अगर मुझे किसी को शील्ड करना है, मैं अपने आप को तो शील्ड नहीं कर सकता, नॉर्मल सी बात है। अगर किसी को मुझे छाया देनी है तो मैं खुद को तो नहीं दे सकता ना, मैं दूसरे को दे सकता हूँ। तो शील्ड भी क्या होता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 है। तो मतलब क्या, हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या मानेंगे, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी कितने बचे, बोलो बाकी कितने बचे, 6। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 0.35 इंटू 6। ठीक है, ये वाला मेरा काम हो गया। उसके बाद मेरा क्या है, 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1 शेल। तो अंदर वाली शेल में तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 10। ठीक है, ये अंदर वाली शेल हो गई 10 और 8, 18 हो गए। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, 0.85 इंटू 18। अब बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे उन सबको 1 से कर देंगे। कितने बचे, 6 7 8 9 10, तो 10 इंटू 1। मैंने तुम्हें रूल के साथ लिख के बता दिया बेटा। 6 ऐसे हुए, देखो इसके पास हमें क्या है, 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NS/Np। ठीक है, हमारे यहाँ S जो सबसे बाहर वाली शेल है, ठीक है, उसके अंदर कितने sp टोटल इलेक्ट्रॉन है, 7 है। ठीक है, 7 में से एक तो हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। टेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब इस पर तो खुद लग रहा है, जिस पर शील्डिंग इफेक्ट लगेगा वो थोड़ी खुद को शील्ड कर सकता है, बाकी उसको शील्ड करेंगे ना। ठीक है, तो एक इस हो गया, तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे 6। तो 6 इंटू 0.35 प्लस 0.85 इंटू 18, अंदर वाली शेल में 18 है, प्लस 10 इंटू 1। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा बताना, ये मेरा कितना बन जाएगा, 2.10 प्लस 15.3 प्लस 10। तो ये मेरा अराउंड कितना बन जाएगा, कैलकुलेट कर लेना फाकी फिर भी। ठीक है, 27.4। ठीक है, तो मेरा सिग्मा की वैल्यू आ गई 27.4। ठीक है, तो मैं अगर z इफेक्टिव लिखना चाहूं तो मेरा क्या हो जाएगा, z माइनस सिग्मा। तो z मेरा कितना हो गया, 35 होता है। ठीक है, और सिग्मा कितना मेरा आया, 27.4। तो मेरा आंसर क्या होगा, 7.6। समझ गए।
बेटा यहाँ पर जेड इफेक्टिव मतलब कि कितने प्रोटॉन्स उस पर चार्ज निकाल रहे हैं, तुम्हें वहां पर उसका रिलेटिव देखना होता है। ठीक है, रिलेटिव देख रहे होते हैं बेटा इसके अंदर। बेटा पहले डी वाला भी कर लो, फिर दोबारा तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो इधर। ठीक है, मैं रूल्स को पढ़ो ना, इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं बेटा। रूल्स को पढ़ो बस। रूल क्या बोल रहा है कि अगर मुझे पी या एस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, ठीक है, पी इलेक्ट्रॉन या एस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, तो मुझे 0.35 को मल्टीप्लाई कर देना है उसके अंदर जितने भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है बाकी। मतलब कि ये मैंने एक ग्रुप बनाया ना, ये ग्रुप, इस ग्रुप में मेरे और कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 को मैं 0.35 से कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो अंदर वाली शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको 0.85 से। 4 वाले के अंदर वाली शेल 3 है। ठीक है, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10, 16, 18। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 18 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.85 से। ठीक है, प्लस बाकी जितने भी अंदर के इलेक्ट्रॉन है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करके 27.4। ठीक है, उसके बाद ये मेरी सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब मुझे बस जेड से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, 7। अब खुद सोचो इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनना। इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये मेरा ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन। ठीक है, मेरे पास ए फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल। इसका मतलब ये है कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना उस पर चार्ज लगना चाहिए था 35, लेकिन इन्होंने बीच वालों ने इतना शील्ड कर दिया, जो सारे इलेक्ट्रॉन थे पड़ोसी वाले वहां तक कि बस कितना पहुंच रहा है, 7.6। इसका मतलब ये है, मतलब कि बाकी तो बीच में सारा खा गए, बस इतना ही पहुंच पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, 35 तो उसका जेड होता है ना, कैसी बातें कर रहे हो, जेड की 35 क्या है, 35 उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, बाकी चार्ज खा गए। खा गए मतलब इन द सेंस पहुंच नहीं पाया उधर तक। खाना मतलब ये नहीं कि भाई भूख लगी थी। ठीक है बेटा, जेड इफेक्टिव क्या यूनिट होगी, खुद बताओ, कुछ यूनिट नहीं होती। हाँ बेटा, एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर मुझे सेम क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है, एक और क्वेश्चन करा देता हूं इसी में, जेड इफेक्टिव ऑन 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, 3D इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, तो मैं दोबारा से रूल 1 पे जाऊंगा। ठीक है, तो रूल 1 मुझे क्या कहता है, पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और 4p5। ठीक है, तो ग्रुपिज्म कर दो इनका पहले। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, मुझे 3D इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। 3D मतलब क्या हो गया, मुझे इन पर निकालना है। अगर इन पे निकालना है तो मैं इनको काउंट ही नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें बताया था जो बाहर वाली ऑडियंस होती है वो अंदर वाली रो वालों को शील्ड नहीं करती है। ठीक है, तो समझ लो ये कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा स्टार्ट मतलब मुझे 3D पे निकालना है। तो अब इसके अंदर मेरा रूल 2 क्या बन जाएगा, रूल 2 क्या बन गया, मुझे 4D इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो डी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सिग्मा क्या हो गया, 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल। ठीक है, मैं दोबारा से रूल लिख रहा हूं, +1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब डी में कोई झंझट ही नहीं है, बस दो ही के वो बनते हैं, एक 0.35 और एक बाकी सबको 1 दे दो। अब इसके अंदर क्या बन जाएगा, देखो मुझे डी के ऊपर निकालना है, तो टोटल मेरे पास 10 है। ठीक है, तो 10 में एक पर तो लगेगा, वो मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी कितने बचे, 9। ठीक है, तो 9 इंटू 0.35। ठीक है, प्लस बाकी क्या है, बाकी मेरे पास जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं मेरे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बताना, 6, 7, 8, 8 और 6 14, 15, 16, 17, 18। तो ये मेरा कितना बन जाएगा, अराउंड 21.15। ठीक है, तो मेरा जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 35 माइनस 21.15, तो क्या आ गया 13.85। समझ गए। देखो डी वाले में क्या डिफरेंट आया, डी वाले में हम क्या कर रहे हैं, 0.35 को बस उसी सब शेल में, मतलब कि ये ग्रुप हो गया ना, मैं इसको ग्रुप बोल सकता हूँ। ठीक है, इनकी ग्रुपिज्म में उसी ग्रुप में 0.35 बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स को, फिर हम अंदर वालों को जितने भी रिमेनिंग है उनको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में क्या था, हमें क्या 0.35 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है एनएस और एनपी दोनों में। ठीक है, मतलब इसको हम एक ग्रुप भी मान सकते हैं ना, मैं अगर ग्रुप की टर्म्स में बात करूं तो ये क्या हो गया, एक दोस्त हो गए सारे। ठीक है, तो अगर मुझे ये इसके ऊपर निकालना है तो मतलब कि इस पर बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे इस ग्रुप के।
ठीक है, इस ग्रुप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर दोस्ती वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पीरियोडिक टेबल वाले नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप हमने पहले ही बना दिए, ठीक है, वो 0.35 लगाएंगे, ठीक है, प्लस अंदर वाले जो है अंदर वाली शेल के 0.85 और जो बाकी सब है वो 1। समझ गए? बताओ बेटा, हमने 35 से इसलिए माइनस किया क्योंकि मैंने तुम्हें कल समझाया था, भूल गए क्या? ये वाली बात भूल गए, दिमाग से निकल गई? जेड इफेक्टिव मेरा होता है जेड माइनस सिग्मा, तो जेड में से माइनस करेंगे हम सिग्मा की वैल्यू, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे यहाँ पर 3D इलेक्ट्रॉन पे निकालना है सिग्मा, मतलब क्या हो गया, वहां पर मेरा इफेक्ट कितना पहुंच रहा होगा 13.85, ठीक है, पहुंचना कितना चाहिए था हमें 35, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कितना इफेक्टिव चार्ज मिल रहा है 13.85, ठीक है, बोलो। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, धीरे धीरे सीख जाओगे बेटा, जिसको समझ नहीं आए और क्वेश्चन करवा रहा हूं, बेटा नोट क्यों कर रहे हो, खुद करो, इसमें मैंने न्यूमेरिकल करवाया, थ्योरी थोड़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जेड इफेक्टिव ऑन 4s एंड 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, ठीक है, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चंस और दे दूंगा निकालने के लिए, ठीक है। अब मुझे यही चीज जिंक के लिए करनी है, तो सबसे पहले मैं रूल क्या लिखूंगा, रूल 1, रूल 1 क्या, सब लिखो साथ साथ, मैं सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2, यही होती है, ठीक है, तो अब ग्रुप्स बना दो जो उनके होते हैं, ठीक है, मतलब स्लेटर्स ने बस दिया था कि ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, हम इसकी वजह से निकालते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, सिग्मा ऑफ 4s निकालना है, ठीक है, पहले मैं 4s की बात करता हूं, अगर मुझे 4s के लिए निकालना है तो मेरा रूल क्या हो जाएगा कि उस ग्रुप में, उस ग्रुप मतलब ये जो इनका दोस्तों वाला ग्रुप है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो उसको शील्ड कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ, 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 0.35, ठीक है, मतलब कि 0.35 से एस या पी, क्योंकि पी तो बचा नहीं बस एक ही है, ठीक है, इस ग्रुप में, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अंदर वाली शेल में कितने हैं, अंदर वाली शेल बोलो, अंदर वाली में है मेरे 18, 18 कैसे 10 और 6 16 और 2 18, ठीक है, अंदर वाली शेल देखनी है, फिर अंदर वाला ग्रुप नहीं देखना, दोबारा से बोल रहा हूँ, वर्ड्स पर ध्यान देना, फिर अंदर वाली शेल देखनी है पूरी, कितनी शेल है, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा 18 इंटू 0.85 प्लस, अब बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे कितने बचे 10 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 25.65, तो अगर मैं अब जेड इफेक्टिव निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा जेड माइनस सिग्मा, तो जेड क्या है मेरा इसके अंदर 30 माइनस 25.65, तो वो क्या आ जाएगा 4.35। आसान लग रहा है, अब आसान लग रहा है, मैंने तुम्हें कल बताया था कुछ मुश्किल नहीं है, तुम बस जल्दी हार मान जाते हो और कुछ नहीं है, तुम्हें हार मानने की आदत पड़ चुकी है कि एक बार मैं मतलब हल्का सा बोला समझ नहीं आया तो हार मान जाओ, ठीक है, आगे बढ़े। अब मुझे 3D के लिए निकालना है, ठीक है, अब हम चलो 3D के लिए निकाल, बेटा मैं तुम्हें इन क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन है ना मैंने सबसे मुश्किल वाले करवा दिए, ठीक है, इजी वाले अब तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है, ये मैंने इसलिए सबसे डिफिकल्ट वाले करवा दिए, ठीक है, मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूंगा, तुम उनको करते रहना। अगर मुझे 3D के लिए निकालना है तो 3D में बताओ, 3D का रूल क्या था कि इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, अब मुझे क्या 3D पे निकालना है, अगर मुझे 3D पे निकालना है तो मैं 4s वाले को देखूंगा भी नहीं, ये मेरे से बाहर वाली लाइन में खड़ा है, ठीक है, तो मैं इसको देखूंगा भी नहीं, तो उसके लिए रूल क्या था, उसी सब शेल में और कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसी सब शेल में, आंसर मी 9, तो मेरा क्या बन जाएगा 9 इंटू 0.35, और बाकी कितने बचे, बाकी कितने बचे 18, तो 18 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा मेरा 30 माइनस 21.15, तो आ गया 8.85, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया है, व्हाट वी कंक्लूड, हमने क्या कंक्लूड किया, तो हमने ये कंक्लूड किया जेड इफेक्टिव ऑन
4s हमारा कितना आया 4.35 और z इफेक्टिव ऑन 3d वो कितना आया 8.85। तुम यहां से कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो? मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जो मेरा 3d में इलेक्ट्रॉन है उस पर इतना चार्ज लग रहा है, 4s वाले पे इतना लग रहा है। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s इज रिमूव्ड फर्स्ट। समझ रहे हो? ठीक है, यहां से तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, रीजन मिला बेटा, वहां पर मैंने तुम्हें बताया था निकलता है। यहां पर तुम्हें साफ साफ रीजन मिल रहा है क्योंकि उस पर जेड इफेक्टिव क्या लग रहा है, कम लग रहा है। ठीक है, कम लग रहा है, इस वजह से ये पहले निकलेगा। एनर्जी में भरे जरूर थे लेकिन निकलते टाइम हम क्या देखते हैं, जेड इफेक्टिव। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन क्या है, जेड इफेक्टिव फॉर हीलियम। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं जेड इफेक्टिव फॉर हीलियम, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2। तो मेरा रूल जो लगेगा वो मुझे क्या बोलता है, सिग्मा का, कि कितना आ जाएगा बताना, 0.30 इंटू 1, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था हीलियम के केस में जब हमें 1s के लिए निकालना है ना, जब भी शील्डिंग कांस्टेंट, तो हम 0.30 लेंगे बस 1s के लिए। ठीक है, क्योंकि मतलब ये लगा लो कि मेरे जो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, तो इस पे तो ये तो मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना वो इस पर इतना लगाता है बस। ठीक है, वो अपने पड़ोसी पे बस इतना ही लगाता है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 0.30। तो मेरा z कितना आ गया 2 माइनस 0.30। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया 1.70। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन पे एक बात बताओ, क्या तुम खुद को छाया दे सकते हो? ये जो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हो, हीलियम हाइड्रोजन के केस में क्या आएगा, तुम एक इलेक्ट्रॉन हो, तुम अपने आप को छाया कैसे दोगे बताना? क्या करोगे, आधा काट दोगे अपने आप को? शील्ड कैसे करोगे अपने आप को, शील्ड कर दोगे? तुम्हें सलमान खान से मिलने जाना, अपने आप के आगे आ जाओगे। ठीक है, तो वहां पर तो कुछ शील्डिंग होती ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसके केस में ये आ गया। एक और क्वेश्चन लिखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जेड इफेक्टिव फॉर 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, मतलब क्या है, मुझे 2p के लिए निकालना है। ठीक है, तो मेरा n क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब मुझे 2p के लिए निकालना है। ठीक है, तो ये मेरे ग्रुपिज्म करो उसके बाद। ठीक है, जो मैं रूल्स बता रहा हूँ उससे करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे सिग्मा निकालना है 2p के लिए, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा बताओ, तुम खुद बताओ। यहाँ पर मेरे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, टोटल 5 थे, लेकिन एक पर तो शील्डिंग हो रही है, वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पर 4 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूंगा 0.35। ठीक है, तो उसके बाद अंदर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 2 इंटू 0.85, तो आंसर क्या आ गया 3.10। तो मेरा जेड इफेक्टिव क्या आ गया 7, नाइट्रोजन का 7 होता है, मेरे 3.10। ठीक है, आंसर क्या आ गया 3.90। हर्षित बेटा अभी समझ नहीं आया तो भाई फिर तो बहुत दिक्कत है, इतना सिंप्लीफाइड तरीके से बताया मैंने रूल्स लिख के। मैं साफ साफ रूल्स को पढ़ो एक बार जाकर, इसमें मुश्किल क्या लग रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद क्या, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि मेरा वन है, ये मेरा फर्स्ट शेल है, ये मेरा सेकंड शेल है। सेकंड शेल में जो मेरा 2p में इलेक्ट्रॉन बैठा है उस पर टोटल इलेक्ट्रॉन का जो मतलब जेड इफेक्टिव पहुंच पा रहा है वो 3.90 पहुंच पा रहा है। जेड इफेक्टिव मतलब क्या है कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन न्यू प्रोटॉन थे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 प्रोटॉन थे, तो यहाँ पर 7 जो प्रोटॉन है उनका चार्ज लगना चाहिए था, लेकिन 7 की जगह हमारे पास बस इतना ही लग रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि बाकी क्या हो रहा है, रास्ते में हमारा रुकावट बैठी है। ठीक है, वो पहुंचने ही नहीं देती पूरा चार्ज। ठीक है, इसी का क्वेश्चन लिखो, इसी में फाइंड द जेड इफेक्टिव ऑन 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसका आंसर दो कोई, 1s इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। ठीक है बेटा, मैं इसमें बहुत सारे अलग अलग सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो कौन बोल रहा है, ध्रुव, जीरो कहां से आ गया, ध्रुव ने अच्छा 0.3 बोला, किसी ने 0 बोला, ध्रुव आपने सही बोला। ठीक है, तो देखो मेरा 1s पे निकालना है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मुझे नाइट्रोजन के केस में 1s2
2s2 2p3। मतलब क्या हो गया, मुझे इसको भी नहीं देखना, इसको भी नहीं, इन दोनों को इग्नोर मारो, ये मेरे से पिछले लाइन में खड़े हैं, ठीक है, मैं इनको भाव ही नहीं दूंगा, ठीक है। तो अब देखो मेरा क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ 1s क्या हो जाएगा, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हें क्या बताया था, 1s के लिए हम इतना लेते हैं, तो क्या आ गया 0.30, ठीक है। तो मेरा z क्या आ जाएगा 7 माइनस 0.30, तो आंसर क्या आ गया 6.70, ठीक है। अगर अब मुझे क्या निकालना है, लिथियम के लिए निकालना है, लिथियम के लिए क्या हो जाएगा 1s2, ठीक है, 2s1 यही होता है, बोलो, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये वाली तो बाहर वाली शेल में तो और कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, तो मैं क्या बोल सकता बेटा, यहाँ पर 0.30 नहीं लेंगे, पहले बता रहा हूं, वो बस तभी लेना है जब मैं 1s के लिए निकाल रहा हूं, यहाँ पर मैं 1s के लिए नहीं निकाल रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। वो तब लेना है जब मैं 1s के इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूं बस, ठीक है, क्योंकि मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उस पर इतना लगाएगा, ठीक है। कई बच्चे, बेटा मैंने हीलियम बोला था, हीलियम का मतलब था जब मैं 1s वाले की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने तोड़ फोड़ के तुम्हारे लिए कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। वो डायरेक्ट हीलियम का पूछेगा तो बच्चों वाली बात हो गई, उसने 1s इलेक्ट्रॉन के लिए बोल दिया, तो 1s इलेक्ट्रॉन मतलब कि हम हीलियम वाले केस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा 0.35 वाला तो कोई भी नहीं होगा, तो आंसर क्या 1.70, ठीक है। तो मेरा z इफेक्टिव क्या हो गया 3 माइनस 1.70, 1.3, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है, मैंने हर वैरायटी के जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो सब करवा दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, लिथियम का जो ये 2s में इलेक्ट्रॉन है, 2s वाला, उस पर बस कितना चार्ज लग रहा है इतना, बस ये ध्यान रखना 0.30 जब तक मैं 1s की बात नहीं कर रहा तब तक यूज नहीं करेंगे, ठीक है, या हीलियम ना बोल दूं या 1s ना बोल दूं, ठीक है, तब तक हम यूज नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन बन जाता है, बाकी वो तुम्हारे से इतना पूछा नहीं जाता, एक क्वेश्चन बन जाता है, सुनो, फाइंड द z इफेक्टिव ऑन द पेरीफेरी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है फाइंड द z इफेक्टिव ऑन पेरीफेरी ऑफ कोई भी एटम मान लो, ठीक है, मान लो नाइट्रोजन की बात ही कर रहा हूं, ठीक है। तो पेरीफेरी का मतलब बेटा सुनो, पेरीफेरी का मतलब क्या हो गया, वो किसकी बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है, ये न्यूक्लियस है ना, उसके बाद ये मेरी फर्स्ट शेल है, ये मेरी सेकंड शेल है, पेरीफेरी है वो शेल के यहां पर बात कर रहा है, मतलब बिल्कुल कॉर्नर पे, ठीक है। तो पेरीफेरी मतलब क्या हो गया, एक तरह से वहां पर हम क्या लेंगे, हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं लेंगे, समझ रहे, ऐसा पूछता नहीं है, जब तक वो पेरीफेरी यूज ना करे तब तक तुम्हें क्या नॉर्मली करना है, ठीक है। अगर वो पेरीफेरी बोल देगा तो समझ जाना वो क्या बोल रहा है, फिर जो हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना उसको भी हम इनमें इंक्लूड कर देंगे, समझ रहे हो। मान लो मैं बोल देता फाइंड द z इफेक्टिव ऑन पेरीफेरी ऑफ लिथियम, तो मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पर क्या करता 1 इंटू 0.35, मतलब क्या बोल रहा है वो कि अगर मैं यहाँ पर कोई बंदा खड़ा होगा ना तो उस पर चार्ज कितना लगेगा, तो अगर कोई कुछ यहाँ पर सब्सटेंस खड़ा है तो उस पर चार्ज तो ये मेरा ये इलेक्ट्रॉन भी लगाएगा ना, मतलब ये भी लगाएगा उसके अंदर शील्डिंग, ठीक है। तो जब पेरीफेरी वर्ड आ जाए स्पेशली तो हम क्या करते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, मतलब कि अब टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी शील्ड करेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। तो बस मैंने तुम्हें लैंग्वेज समझाई है उसके लिए, पेरीफेरी का मतलब क्या है, ठीक है। बाकी वो यही पूछेगा कि 4s पे बताओ, अगर वो सिंपल भी बोल रहे हैं ना z इफेक्टिव ऑफ n, ठीक है, तो भी हम क्या मान के चलते हैं, हम 3p में, जब तक वो ये वर्ड यूज नहीं करेगा ना, जब तक बेटा वो ये वर्ड देखो, अगर उसने पेरीफेरी बोल दिया ना, सुनो, अगर उसने पेरीफेरी ऑफ नाइट्रोजन पूछा है तो पेरीफेरी मतलब क्या हो गया, हम क्या यहाँ पर क्या मानते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन एक पे शील्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, पेरीफेरी मतलब है, ये मान लो पेरीफेरी जब भी मैं बोलूंगा उसका मतलब है कि अब मैं क्या मान रहा हूं, ये मेरी 1s है, ये मेरी 2s है, मतलब फर्स्ट शेल है सेकंड शेल है, तो पेरीफेरी मतलब है कि इस पर, इस पूरी शेल पर कितना लग रहा है, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ इस शेल पर कितनी शील्डिंग हो रही है, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर देंगे, बस जो हमने टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी लिया था ना वो भी अब इन कैलकुलेशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 इंटू 0.35 किया था तो यहाँ 5 हो जाएगा, बाकी वो जनरली वो पूछता नहीं है ऐसा, मैंने बस तुम्हें एक्सट्रीम केस बता दिए, ठीक है। तो पेरीफेरी का मतलब क्या है कि हम जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, लेकिन वो पेरीफेरी जब बोलेगा, खुद सोचो पेरीफेरी का मतलब क्या हो गया कि सरकमफ्रेंस पे कितना चार्ज लग रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस सरकमफ्रेंस पे जब हम शील्डिंग निकालेंगे
तो हम जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं उसको भी निकालेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ इस इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा है, तो मैं क्या मानता हूँ कि बाकियों को इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, बाकियों को पूछता नहीं है, मैंने तुम्हें एक्सट्रीम केस बता दिया। तो मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तुम ही निकाल देना। Z इफेक्टिव ऑन 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। फिर से बोल रहा हूं, जब तक वो पेरीफेरी मेंशन नहीं करेगा हम लास्ट शेल के लिए निकालेंगे, और अगर उसने मेंशन ही कर दिया कि कौन सी शेल के लिए निकालना है तो वो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब इसके अंदर निकालो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको ठीक कर लेना, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबको पता है? बोलो। ठीक है, तो अब मुझे किस पे निकालना है? 3D पे। तो ये वाले तो काउंट ही नहीं होंगे, ये भाई इनको तो इग्नोर मारो। ठीक है, ये मेरे से अंदर वाली लाइन में नहीं है, मेरे से पीछे खड़े हैं, तो भाई मैं इनको क्यों देखूंगा, मैं तो आगे सेलिब्रिटी को देखूंगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑन 3D क्या हो जाएगा, इसमें बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इंटू 0.35 प्लस 18 इंटू 1, यही होगा? बोलो। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 19.4 आएगा। बच्चों का अलग कैसे आ रहा है? तो मेरा Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा? 24 माइनस 19.4, तो आंसर क्या आ गया मेरा? 4.6। ठीक है श्रेया बेटा, क्या 18.2 कैसे आ रहा है आपका? 19.4 आएगा। यहाँ पर देखो 3D के लिए निकालना है, 3D का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मुझे क्या 4 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो 4 इंटू उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 0.4, तो 4 इंटू 0.35 और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको 18 से कर दो। ठीक है, अगर मैं इसी में सिग्मा ऑन 4s बोल देता, 4s बोल देता, तो इसमें 4s वाले में तो मेरा कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 0 प्लस अंदर वाली शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 12 13, यही है ना? और बाकी अब जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसको सोल्व कर लेते, आंसर आ जाता। ठीक है, समझ गए? अब दोबारा और तो नहीं करना, बहुत कर लिया। ठीक है, अगर उसने सुनो इसमें पेरीफेरी पूछा होगा, ठीक है, अगर उसने इसमें पेरीफेरी पूछा होता इसी क्वेश्चन में Z इफेक्टिव, देखो मैं तुम्हें दो केस तो ये हो गए, ठीक है, तीसरा केस क्या है एक और बता देता हूँ, Z इफेक्टिव ऑफ क्रोमियम। ठीक है, अगर उसने सिंपल बोल दिया Z इफेक्टिव ऑफ क्रोमियम, तो हम क्या, हम 4s पे निकालेंगे। ठीक है, मतलब हम समझ जाएंगे हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ये वाला केस ही बन जाएगा वो। ठीक है, कितने हो गए यहाँ? 6 7 8 9 10, हाँ यहाँ बेटा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम अपने आप कर लेना। अगर उसने पेरीफेरी पूछा है, ठीक है, अगर उसने बोला पेरीफेरी, तो पेरीफेरी में मेरा यहाँ पर भी एक आ जाएगा। ठीक है, अगर पेरीफेरी बोला है, ठीक है, क्योंकि हम इसको भी इंक्लूड करेंगे टेस्ट इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो मैं वो पेरीफेरी वाला केस इतना नहीं करवा रहा, ठीक है, वो पूछता नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, अब बात क्या आती है, देखो अब हम एक बात सीखेंगे, मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी। ठीक है, तो तुम्हें घर में क्या क्या वैल्यूज निकालनी है, तुम्हें निकालने लिथियम के लिए तुमने निकाल ली, ठीक है, सबके लिए Z इफेक्टिव निकालना है। ठीक है, होमवर्क है तुम्हारा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब के लिए तुम्हें क्या निकालना है? पहले सिग्मा निकालना है, फिर Z इफेक्टिव निकालना है, इन सब के लिए। ठीक है, निकाल लोगे? अभी नहीं, होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, एक पेज छोड़ दो। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें आंसर्स दे देता हूं इनके, ताकि तुम टैली कर पाओ। ठीक है, तो मैं क्या बता सकता हूं, देखो लिथियम, तुम्हें नोट करना है, ठीक है, यहां से ये वाले पार्ट को खाली छोड़ दो बेटा। जब मैंने यहाँ बोल दिया Z इफेक्टिव निकालो इनके लिए, तो अंडरस्टूड है, मैं बाहर वाली के लिए बोल रहा हूँ। मैंने अभी तुम्हें बताई भी, अगर मैं कुछ नाम नहीं ले रहा तो मैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूंगा। बेटा लैंग्वेज को समझना सीखो, मैंने तुम्हें 5 6 बार बता चुका हूँ ये बात। ठीक है, तो इनके लिए एक पेज छोड़ दो।
ठीक है, एक पेज छोड़ दो इनके लिए या 2 पेज छोड़ दो, उसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, ये तुम्हें होमवर्क है, इनके लिए निकालना है, ये तुम्हारा तुम्हें अब करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बेटा यहां से मैं तुम्हें इतना बढ़िया फैक्ट निकाल के दूंगा ना। देखो इनके लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इनके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी। ठीक है, जब तुम सोल्व कर लोगे मैं तुम्हें दे देता हूं 1.7, 2.05, 2.4। तुम आंसर टैली कर सकते हो बाद में इससे। ठीक है, ठीक है, यहां से मैं, और यहां से अगर मैं Z इफेक्टिव निकालूंगा तो मुझे बस क्या करना है बेटा, याद नहीं करनी, ये डाटा है बस, तुम अपने आप निकाल सकते हो। ये बस मैं तुम्हें टाइम मतलब एक चीज सिखाने के लिए बता रहा हूं बस। अगर मैं Z इफेक्टिव निकालूंगा तो मुझे क्या करना है, इनको माइनस करना है। बेटा याद यूज नहीं करनी, कभी तुम रट्टा मारने बैठ जाओ। याद करनी होती मैं यहाँ लिखवाता ना, सोल्व करना। अभिषेक बेटा, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, जब मैं मेंशन नहीं कर रहा कौन सी शेल पर निकालना है तो अंडरस्टूड है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है। तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे। हाँ बेटा तुम खुद निकालोगे। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ Z इफेक्टिव निकालो लिथियम के लिए, तो अंडरस्टूड है जो सबसे उसका बाहर इलेक्ट्रॉन है उस पर निकाल रहा हूँ। तो मतलब कि क्या हो गया, मैं इसके अंदर किस पे निकालूंगा, लिथियम के केस में 2s के इलेक्ट्रॉन पे निकालूंगा, इस पे 3s पे। ठीक है, इसके 2s पे, ठीक है, इसके 2s पे, इसके 2p पे निकालूंगा। ठीक है, इसके भी 2p, इसके भी 2p, इसके भी 2p, इसके भी 2p। ये वाली बात तुम्हें बार बार समझानी ना पड़े ना, मैं तुम्हें 10 बार बता चुका आज के लेक्चर में, तुम फिर पूछ रहे हो किस पे निकालना है। जब मैं मेंशन नहीं कर रहा तो हमें बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। और पेरीफेरी मेंशन नहीं है तो तुम्हें उसको सोचना भी नहीं है, पेरीफेरी वाला केस जब तक वो मेंशन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो सारे निकालते हैं हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, मैंने तुम्हें सारे आंसर दे दिए। अब तुम एक बात बताओ कि ये मेरे कौन सा, मतलब ये मेरे अलोंग द पीरियड होते हैं, ग्रुप होते हैं ये एलिमेंट्स, बताना। पीरियड तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, ध्यान दो, इतना बढ़िया रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। अलोंग द पीरियड तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा, रट्टा मारते वरना तुम। अलोंग द पीरियड में क्या बोल सकता हूं, अलोंग द पीरियड क्या होता है मेरा, Z इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ गए, हमने प्रूव करा है, ऐसा नहीं किया कि याद कर लिया बस। ठीक है, इसका मैं तुम्हें लॉजिकल रीजन भी दूं एक थोड़ा सा। ठीक है, हाँ अगर कोई पूछे कि यहां से यहां जाने पे हमारा सिग्मा क्या हो रहा है, सिग्मा कांस्टेंट, तो वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ भी वो पूछ सकता है। हितांशु अभी करवाता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, अब इंटरेस्ट बनने लगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, कितना टाइम हो गया है ईशी बेटा, ये क्या हो रहा है आज, छुट्टी कर दो। यहाँ पर क्या वो हो रहा है, लंगर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या चीज बोल सकता हूं, ध्यान दो। ठीक है, तो यहां से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चला, इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। सुनो ध्यान दो, अब इंटरेस्ट बनेगा तुम्हारा। इसको, ये तो मेरा हो गया मैथमेटिकल प्रूफ, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा, देखो एक्सप्लेन मैं ऐसे कर सकता हूँ, मेरा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये मेरा क्या 2s है, ये मेरी शेल। ठीक है, ये मेरी सेकंड शेल है। ठीक है, तो ये मेरे फर्स्ट शेल वाले तो वन, ये मेरी होगी फर्स्ट शेल, ये मेरी सेकंड शेल, मैं शेल की टर्म्स में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं लिथियम से फ्लोरीन तक जा रहा हूं, जब मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने सेम पड़ोसी में ही ऐड हो रहा है। ध्यान दो, पहले 2s में हुआ, फिर 2s के सेकंड, फिर थर्ड, फिर 2p में फर्स्ट, फिर 2p सेकंड। मतलब क्या हो गया कि मेरा, अगर पिछली में आता, समझ रहे हो, अगर एक बात बताओ, तुम्हें अपना पड़ोसी तंग कर सकता है लेकिन शील्ड नहीं करता इतना तरीके से जितना अगर मैं मान लो पिछली के लिए निकालता, मान लो यहाँ के लिए निकाल रहा हूं। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा क्या हो जाता है, ये दिक्कत करते। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अलोंग द पीरियड क्या होता है मेरा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम शेल में ऐड होता है। ठीक है, अलोंग द पीरियड में इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते हैं, तो मेरा क्या हो रहा है, सेम शेल में हो रहा है, तो मेरा नंबर ऑफ जेड मतलब इंक्रीज होता है। समझ रहे हो, मतलब कि मेरा शेल तो सेम में ही ऐड हो रहा है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मेरा जेड इफेक्टिव बढ़ता है।
ठीक है, बस मैं ये बता रहा हूं कि मेरा जेड इफेक्टिव बढ़ता है इधर जाने पे। ठीक है, कैसे बढ़ रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो जब मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू द सेम शेल। ठीक है, सेम शेल में ऐड हो रहा है। ठीक है, और मेरा जेड जो हो रहा है, जेड मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मान लो। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय 1, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, वो 1 1 से इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ कि मान लो, सुनो मेरी बात सुनो, मान लो कि एक कंसर्ट हो रहा है। ठीक है, कंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर मान लो मेरे दो बंदे आए हैं, विशाल शेखर आए हैं। ठीक है, तो विशाल शेखर आए हैं, तो जो इस लाइन में बंदे खड़े हैं, ठीक है, उन पर जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, अगर मान लो फिर मैंने क्या यहाँ पर विशाल शेखर को बुला लिया, आगे मैंने क्या नेहा कक्कड़ को भी बुला लिया। ठीक है, हार्डी संधू को भी, सबको बुला लिया। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा कंसर्ट कर दिया, मतलब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जाऊंगा, यहाँ पर प्रोटॉन सॉरी, ठीक है, तो प्रोटॉन बढ़ाता जाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनका ट्रैक्शन धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, चाहे वो सेम ही पीरियड के हैं। ठीक है, बाकी सिंपली सी बात है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ये हम यहाँ से देख चुके हैं। ठीक है, अगली बात क्या आती है, अब हम क्या करेंगे, तुम्हारे लिए और क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं और होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, तो और क्वेश्चन क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के लिए भी तुम्हें क्या निकालना है, सिग्मा और जेड इफेक्टिव। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, जितना निकालोगे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, मतलब कि उनके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, कभी सेम के लिए ना निकाल देना। ठीक है, इसके लिए 2s के लिए 2s1 पे निकालोगे, इसके 3p1 पे निकालोगे। हाँ बेटा, इससे फैक्ट बताऊंगा ना अभी, तो यहाँ पर अभी हम फैक्ट लिख लेते हैं उसका, हमें तो फैक्ट चाहिए, ये तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है बस। ठीक है, तो इनका जेड क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3। लिथियम के बाद सोडियम का कितना होता है, बताओ। 3 11 मैजिक नंबर याद है, वो यहीं पर यूज होंगे। 3 11 19, 19 के बाद 18 ऐड करो 37, 37 के बाद 18 ऐड करो 55। ठीक है, तो इनके सिग्मा की वैल्यूज क्या आएगी, 1.7। दे देता हूं मैं तुम्हें आंसर। ठीक है, इनको एक बार खुद करके देखना, ये यार है। ठीक है, तो यहां पर मेरा जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 2.2, 2.2, 2.2, 2.3, 1.3। ठीक है, तो मैं यहां से क्या कंक्लूड करता हूं, हाँ बेटा इससे मुझे क्या पता चला, ये मेरा क्या हो गया, डाउन द ग्रुप। ये मेरा डाउन द ग्रुप है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। दिख रहा है तुम्हें, कांस्टेंट दिख रहा है लगभग, ऑलमोस्ट की बात की है मैंने। ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें देखो, तुम्हें मैं एक, हम तुम्हारा तुम्हारा स्लेटर रूल खत्म हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें एक फैक्ट बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट होता है। ठीक है, सुनो सुनो बेटा, क्यू का कोई रीजन नहीं है, क्यू का रीजन यही आ जाता है कि हम उसका जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तुम्हें प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ मिल रहा है। ठीक है, तो उसका कुछ वो नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, सबकी अलग अलग वैल्यूज होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, एक बात बस लास्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हम ऑलमोस्ट बोलते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये वाली बात हम मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते क्या है कि हमें स्लेटर्स रूल से प्रूफ भी किया। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो, स्लेटर्स रूल क्या हो गया, एक मैथमेटिकल है। ठीक है, तो तुम्हारे माइंड में कल भी आया था, परसों याद करो, तुमने क्या बोला था, सर ऐसे कैसे हो सकता है 2s और 2p है, वो दोनों सेम ही शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे। तुम्हारे माइंड में आया था ये, खुद बताओ, आया था नहीं आया था। ठीक है, तो इसका रीजन यही है कि स्लेटर्स रूल की ये ड्रॉबैक थी। ठीक है, स्लेटर रूल ने क्या माना था, दोनों सेम ही शील्ड करते हैं, और उसने क्या बोल दिया था, मान लो 2s 2p है, फिर 3s 3p है। ठीक है, फिर मेरा 3d है, फिर मैं, उसने क्या बोल दिया था, ठीक है, उसने क्या बोल दिया था कि मैं 4d के लिए निकाल रहा हूं, तो ये
ठीक है, ये वाला अलग लगाएगा, ये अलग, और बाकी सबका सेम मान लिया था। ऐसा तो नहीं होता ना, 1s और 2s 2p तो अलग अलग लगाएंगे क्योंकि ये सबसे पास है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा करेगा, फिर ये करेंगे, लेकिन हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसमें क्या मान लेते हैं, इन सबका मान लेके चल देते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बताया ये अभी। ठीक है, मतलब मैं एजम्पशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो यही स्लेटर्स रूल की ड्रॉबैक है, ध्यान से सुनना। स्लेटर्स रूल की ड्रॉबैक क्या थी, उसने ये बोल दिया था कि इनका मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, तुम्हें पता, लेकिन उससे आंसर्स लगभग सेम आ रहे थे। ठीक है, तो मतलब क्या बात हो गई कि ये जो थियोरेटिकल रूल है ये एक्सपेरिमेंटल के साथ थोड़ा मैच हो रहा था। ठीक है, पूरा एक्जैक्टली मैच नहीं हो रहा था, थोड़ा सा मैच हो रहा था। ठीक है, तो ये वाली बात तो हम पूरे चैप्टर में ये यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन एक नोट बना के लिख लो। ठीक है, ये तो हमने स्लेटर्स रूल से निकाला है, एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। हम लगभग देखो, जो अलोंग द ये है ना, अलोंग द पीरियड है, अलोंग द पीरियड तो हमें पता है हमेशा क्या होता है, मेरा जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, तो हमारा क्या होता है बेटा, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अभी मुझे बतानी, आगे मैं बता सकता था, ठीक है, आगे चैप्टर्स में, लेकिन यहां पर तुम समझ लोगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक है, नोट बना के लिख लेना। ठीक है, फॉर ट्रांजिशन मेटल्स या नॉन ट्रांजिशन मेटल्स बोल लो या मेन ब्लॉक बोल लो। ठीक है, मेन ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, एस एंड पी वाले के लिए बात कर रहा हूं जनरली। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं फॉर नॉन ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, और फॉर नॉन ट्रांजिशन, ठीक है, वैसे हमें वर्ड यूज करना चाहिए नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, मतलब ज्यादा सही नॉन ट्रांजिशन मेटल रहेगा। ठीक है, मतलब ये ज्यादा कन्वीनियंट है मैं बोलना, रीजन भी बताऊंगा आगे, अभी तुम सीखोगे, अभी तो तुम केमिस्ट्री में पैर ही रखा है तुमने। ठीक है, तो यहाँ फोर नॉन ट्रांजिशन मेटल बोलना ज्यादा बेटर है, लेकिन तुम्हारी समझ के लिए अभी मैं इसको एसपी भी बोल सकता हूँ। ठीक है, नॉन ट्रांजिशन मेटल मतलब जो एस और पी वाले होते हैं जनरली। ठीक है, तो उनके लिए मेरा क्या होता है, मेरा जो जेड इफेक्टिव होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, स्लाइड डिक्रीज होता है, हम कॉन्स्टेंट ही मान लेते हैं। ठीक है, वेरी स्लाइड डिक्रीज। ठीक है बेटा, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, नोट में इसलिए लिखवा रहा हूँ कि हम इसको आगे जाके यूज करेंगे। ठीक है, हमें अभी ये यूज के करना, मैंने तुम्हें बोला वेरी स्लाइड डिक्रीज, मतलब क्या, लगभग वो कांस्टेंट ही रहते हैं, तो हमें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्लेटर रूल और उसका आंसर मैंने तुम्हें बताया लगभग सेम ही आता है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.2 है ना, थोड़ा सा कम होता जाएगा, लेकिन स्लेटर रूल तो थियोरेटिकल था। ठीक है, उसने इतनी बात बता दी, वो बहुत बड़ी बात है बेटा, एक्सेप्शन नहीं है ये, दोबारा बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन का नाम भी मत लेना, ये हमारा थियोरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल बात होती है। ठीक है, तो अब आगे भी लिख देता हूँ फोर ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ये वैसे ट्रांजिशन मेटल की बात 12th में बताते हैं बच्चों को कई बार, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर रहे, तुम्हारे माइंड में कोई भी गंदगी ना रहे। ठीक है, केमिस्ट्री को लेकर बेटा एक्सेप्शन की बात हो ही नहीं रही यहाँ पर, बस यहाँ पर जेड इफेक्टिव की बात हो रही है। ट्रांजिशन मेटल के लिए डाउन, ये डाउन द ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, डाउन द ग्रुप। ठीक है, मेरा जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, चाहे वो स्लाइट इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बस ये बात कर रहा हूँ कि कुछ इंक्रीज होगा, चाहे बहुत इन्नू सा हो। ठीक है, तो हम उसको लगभग कांस्टेंट मान लेते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये नोट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, किसने बताया था एक्सपेरिमेंटली, साइंटिस्ट बताते हैं, और कौन बताएगा, एक का नाम थोड़ी है, ये तो साइंटिस्ट करते रहते, कोई बड़ी बात थोड़ी है ये। बेटा एफ ब्लॉक के केस में क्या होता है, ये वैलिड ही नहीं होता। ठीक है, और एफ ब्लॉक के बारे में तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं, तो उसकी टेंशन ना लो, उसमें भी लग, तो उसकी बात छोड़ो, हमें बस इन्हीं की बात करनी है। ठीक है, ध्यान से सुनना, हम यही वाली बात मान के चलेंगे। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं, तुम एक बात बताओ कि 0.499, ठीक है, और 0.5, इस पर अगर मैं बोलूं तो तुम क्या मान लेते हो, लगभग सेम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लगभग सेम ही मानते हैं, क्योंकि हमारा फायदा उसमें मानने में। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाली बात क्या है, हर बुक में अलग दे, मतलब कोई बुक इसको मान लेता है कि कांस्टेंट है, कई बुक ये बोल देती है, तो हम हमेशा क्या यूज कर लेंगे, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल देंगे। ठीक है, तो ये वाली बात तो हम तब यूज करेंगे जब हमें बहुत ही डिटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, जब हम 12th में आगे जाके पढ़ते हैं ना, मेन ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक पी ब्लॉक अलग से। ठीक है, उसमें हम इन चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं बेटा, नॉन ट्रांजिशन मेन ब्लॉक वाले होते हैं लगभग। बेटा कितना रह गया चैप्टर, मुझे ये समझ नहीं आती, तुम इतने भोगे होते हैं। बेटा जेड इफेक्टिव के बारे में वो नहीं पूछता, जेड इफेक्टिव के बारे में वो इतना नहीं पूछता। ठीक है, वो जेड इफेक्टिव हमारा हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी क्या होता है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी हमारा क्या होता है,
एनसीईआरटी में हमारा स्टार्ट ही एटॉमिक रेडियस से होता है, ठीक है, क्योंकि ये वाले को वो क्या मानते हैं कि ये हमें यूज करना है, लेकिन इसको एक प्रॉपर्टी अलग से नहीं बोलते।